अमेरिका आने का सबसे आसान तरीक़ों में से एक तरीका ये भी होता है जिसमें आपको अमेरिका का वीज़ा मिलता है और यहाँ की नागरिकता भी, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं उस तरीके से। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उस पूरे प्रक्रिया को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में हूं, भारत के एक छोटे से गांव से, और यहां पर अमेरिका में रहकर पढ़ाई करता हूं, यहां काम करता हूं, तो जीवन ऐसे चल रहा है। और साथ ही मैं आपके जानकारी के लिए आपको एजुकेशन के बारे में, अमेरिका के यहाँ वीज़ा कैसे मिलता है, कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा, यहाँ की पढ़ाई, अपॉर्चुनिटीज़ और लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, जो शायद आपके लिए थोड़ा बहुत मददगार हो सके। और खासकर जो छोटे गाँव, छोटे शहर, उस तरीके के इलाके में रहते हैं, उनको बहुत समझ नहीं होती है, तो उनके मार्गदर्शन के लिए थोड़ा बहुत इस तरीके की समझ साझा करते रहता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल, आप धरती के जिस भी हिस्से से देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि अब जैसे अमेरिका आने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कितने का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, वही सब बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ का वीज़ा मिल सकता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा होगा मेरे चैनल में, तो जाकर जरूर देखना। मैंने EB कैटेगरी, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है, उसमें 5 कैटेगरीज होता है, EB1, EB2, EB3, EB4 और EB5। तो मैंने 4 के बारे में बता चुका है पहले से, तो चैनल को जाकर जरूर देखना बाकी सारे वीडियोस को। और ये 5वां है EB5। तो EB5 भी एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा है, मतलब आपको यहाँ काम के आधार पर मिलता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये EB5 वीज़ा है क्या? तो ये EB वीज़ा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट वीज़ा है कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं या किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, उसके कारण आपको अमेरिका की सरकार जो है वीज़ा देती है, यहाँ की नागरिकता देती है, उसको EB5 वीज़ा बोला जाता है। मुझे लगता है EB5 वीज़ा को अगर हम 6-7 स्टेप्स में समझें तो ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए कि कैसे अप्लाई करने हैं और इसका मतलब क्या होता है और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो सबसे पहले काम तो ये कीजिए कि आप अपने किसी भी वकील से संपर्क कीजिए, जो इमिग्रेशन लॉयर है, उनसे कंसल्ट कीजिए कि किस तरीके का वीज़ा के लिए तुमको अप्लाई करना चाहिए। फिर ये तय कीजिए कि यही वीज़ा क्या तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहाँ अमेरिका आने के लिए। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आप सेलेक्ट कीजिए कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बारे में जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो वो करने की कोशिश करो, ताकि आपके पास उस इन्वेस्टमेंट और उस बिजनेस का पूरा आइडिया हो और एक ढांचा तैयार करके रखो। इस प्रक्रिया को मैं आसानी से समझने के लिए 6-7 चरणों में बता रहा हूँ। बाकी डिटेल आप USCIS करके जो उनका वेबसाइट होता है ऑफिशियल, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। बट इस तरीके से सामान्य तरीके से ऐसे ही होता है कि अगर आप इस वीज़ा के तहत आना चाहते हैं तो इस तरीके से ये स्टेप्स लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तीसरा स्टेप होता है कि आपको यहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने पहले से रिसर्च कर चुका है, लॉयर से कंसल्ट कर चुका है और अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर चौथा स्टेप ये होता है कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में एक फॉर्म सबमिट करते हैं, उसको बोलते हैं I-526, जो कि आपका इमिग्रेशन फॉर्म है जो अप्लाई करना पड़ता है यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस। ये एक फॉर्म है जिसको अप्लाई करना पड़ता है US के इमिग्रेशन ऑफिस में वहाँ का वीज़ा पाने के लिए। फिर 5वां होता है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। तो आपका जो स्टेटस रहता है पहले जो मिलता है उस I-526 के कारण, तो उस स्टेटस को बदलना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सो इसका जो चौथा स्टेप जो मैंने बताया था ना कि आपको I-526 मिलता है, तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ये दिखाने के लिए कि आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वही सारे प्रूफ वो लोग चेक करते हैं कि आपका पैसा लीगल है, ये ब्लैक मनी तो नहीं है, या फिर जो तथाकथित ब्लैक मनी है वो तो नहीं है, और ये जो पैसा है वो बिल्कुल साफ़ पैसा है और साफ़ तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपका जो टैक्स रिटर्न है वो मांगेंगे कि आपने टैक्स दिया है कि नहीं उन पैसों में। तो सारे जो भी लीगैलिटी हैं वो देखेंगे कि क्या ये पैसा सही पैसा है, तो वो सब करते हैं वो जब फॉर्म को आप सबमिट करते हैं। फिर 6वां स्टेप ये होता है कि उसके बाद आपको अगर वीज़ा आपका अप्रूव होता है तो आपको 2 साल का कंडीशनल परमानेंट ग्रीन कार्ड मिलता है। उसका मतलब ये है कि उसमें प्रतिबंध रहता है, मतलब वो सिर्फ 2 साल के लिए होता है। और उस 2 साल के बाद, उस 2 साल के अंदर आपको वो जो इन्वेस्टमेंट रहता है, जो बिजनेस रहता है, उसको एक्टिव रहना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने साल भर उसको चलाया फिर बंद कर दिया। उसके बाद वो जो आपको, क्योंकि वो 2 साल का जो ग्रीन कार्ड मिलता है, उस ग्रीन कार्ड से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ सब कुछ कर सकते हो। एक तरीके का वो नागरिकता है, यहाँ का आप परमानेंट रेजिडेंस होते हैं, परमानेंट निवासी होते हो, बस नागरिकता वोट नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ रहता है। फिर इसका जो 7वां स्टेप है वो ये होता है कि 2 साल के बाद जो कि आपके पास टेम्पररी ग्रीन कार्ड होता है उसको आप परमानेंट ग्रीन कार्ड में बदल सकते हैं। उसके लिए एक और फॉर्म होता है, उसको सबमिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं I-829। तो फिर वो फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ का परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल जाएगा 2 साल के बाद। उसके बाद वो बिजनेस करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है।
अब इसको हम अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो ऐसे होता है कि आप मान लो कि आप यहाँ अमेरिका आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है यहाँ आने की, आप कैसे आ सकते हैं। तो कई तरीके हैं। आप अगर आपके पास पैसा है तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ये जो EB-5 वीज़ा है। इसमें होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप करते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, जो यहाँ का जो सरकार होती है वो 2 तरीके से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी देती है, उसको 2 भागों में बांटा गया है एक तरीके से। पहला होता है, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वीज़ा में होता क्या है कि उसमें आप अमेरिका के किसी भी बड़े शहर में, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन DC या जहाँ पर भी हो, आप अपने तरीके से कोई भी जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उस बिज़नेस के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका जो अमाउंट है वो है 1.8 मिलियन, मतलब तकरीबन 13 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही आपको यहाँ पर 10 लोगों को नौकरी देना पड़ेगा उस कंपनी में या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें में। तो ये उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। और इसका जो दूसरा कैटेगरी है टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया, उसमें ये होता है कि बहुत सारे जो जगह है यहाँ पर अमेरिका में, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी दर है वो बहुत हाई है। तो वहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ की सरकार थोड़ी सी रियायत देती है, मतलब छूट देती है। आप 13 करोड़ का जस्ट आधा, मतलब $0.9 मिलियन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब 6.5 करोड़ के लगभग। तो ये अंतर है। अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो 13 करोड़ का करना पड़ेगा, 1.8 मिलियन का। अगर आप सरकार चाहती है कि आप इसी एरिया में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पर, वहाँ पर करेंगे तो आपको थोड़ा सा छूट है, मतलब वो जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है। लेकिन फिर आपको फिर देखना पड़ेगा कि सरकार जिस तरीके का मान लो उस एरिया में बिजनेस पहले से कर रही है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर एक और उसमें भाग ये भी होता है कि किसी रूरल इलाके में, देहात इलाके में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वहाँ की जनसंख्या 20,000 से कम है, तो वहाँ पर भी आप 0.9 मिलियन, मतलब 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके ये वीज़ा जो है पा सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च का काम आपको खुद करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि कैसे इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा आपको। और लेकिन अगर आपके पास पैसा है, अमीर है, आपके पास उतना पैसा कहीं से इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है मैं कहूँगा कि यहाँ पर अमेरिका आने का। और सीधा आपको इसमें ग्रीन कार्ड मिलता है, जो कि यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी होता है, यहाँ का परमानेंट निवासी की तरह ही होता है। लेकिन इसमें एक और बात ये होती है कि अगर आप अपने मर्जी से, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मर्जी से किसी भी बड़े शहर में, छोटे शहर में, कहीं पर भी, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है जो 1.8 मिलियन का, मतलब 13 करोड़ का, उसके साथ ही आपको 10 लोगों को फुल टाइम जॉब देना होता है जो अमेरिकन नागरिक है या जिनके पास यहाँ पर काम करने का परमिट है। लेकिन अगर आप सरकार के जो टारगेटेड एरिया है या फिर जो रूरल इलाके है, वहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो रकम है, तो वो जो अमाउंट है वो होता है 0.9 मिलियन का, मतलब 6.5 करोड़ का। वहाँ पर 6.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही आपको 5 लोगों को कम से कम फुल टाइम जॉब देना होता है। तो ये 2 अंतर होता है दोनों में। अब ये नौकरी किसको दे सकते हो? अब तुम सोचोगे कि मैं तो अपने घर के सब लोगों को हायर कर लूँगा नौकरी में, तो ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ पर काम करते हैं वो यहाँ के अमेरिका के नागरिक हो या यहाँ पर उनके पास वर्क परमिट हो यहाँ काम करने के लिए, तो सिर्फ उन्हीं को ही नौकरी में रख सकते हो। अपने चाचा, ताऊ, बीवी या बच्चे या किसी को नहीं रख सकते हो वहाँ पर काम के लिए। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ आपको वीज़ा मिलेगा, आपकी जो पार्टनर है, पति पत्नी, ये जो भी है, उसको भी वीज़ा मिलेगा। और साथ ही अगर आपके बच्चे हैं, अनमेरिड है, 21 साल से छोटे हैं, तो उनको भी आपके साथ में वीज़ा मिलेगा, तो वो भी आपके साथ में आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। और 2 साल बाद, जैसे मैंने बताया कि अगर आप सब कुछ ठीक रहा, बिजनेस ठीक रहा, आपका सब चीज़ लीगल तरीके से किया, तो 2 साल बाद आपको यहाँ का परमानेंट, जो कि टेम्पररी ग्रीन कार्ड पहले मिला था 2 साल के लिए, वो परमानेंट ग्रीन कार्ड में बदल जाता है। और आप फिर उसके बाद यहाँ रहिए, जो भी करना है करिए, काम करिए, पढ़ाई कीजिए, और यहाँ के जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं अमेरिका में रहने के, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि निश्चित रूप से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखिए। और आपके पास कुछ सवाल हो तो कमेंट करके मुझे बताना। मैं लॉयर तो नहीं हूँ, इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इमिग्रेशन लॉयर हायर कर लीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत समझ है तो उसके बारे में मैं जवाब ज़रूर दे सकता हूँ। तो आप चाहे तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी और इस तरह आगे भी अमेरिका के बारे में खबरें जानने हो, यहाँ के पढ़ाई, एजुकेशन, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़े रहना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार, जय जवान, जय किसान।